Hey, hello everyone. This is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss 5 questions of logical reasoning of July 2018 paper, as we have already covered this paper teaching aptitude and this paper teaching aptitude, mathematical aptitude questions, and this paper DI as well. Okay, we have also covered December 2018 a whole paper except people in environment and higher education as soon as possible by me. I will also cover left part of December 2018. Now in this video we are going to discuss these 5 questions. Okay, if you people are new, please watch those videos also. Those are very beneficial. I have explained detailed as I have given detailed explanation of those papers also. सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो. बेसिकली व्हाट क्वेश्चन सेज, ये क्वेश्चन मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था. एक एस्पिरेंट का आंसर सही आया था, बाकी सबको डाउट है. डाउट इसलिए है इसमें क्योंकि इसमें हार्डली वर्ड यूज़ हो गया है. ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कन्वर्ट करना होता है. अब हम इसे अपने पेपर पे मूव ऑन करते हैं. If the preposition domestic animals are hardly ferocious is taken to be false, which of the following proposition or propositions can be claimed to be certainly true? Select the correct code. ठीक है, domestic animals are hardly ferocious. It means hardly is converted into some not. तो मतलब question says domestic animals are, some domestic animals are not ferocious. Okay, question is converted. Now hardly is converted into some not. Okay, so what are the propositions? There are 4 propositions. All domestic animals are ferocious. This is universal affirmative. And most of the domestic animals are ferocious. This is particular affirmative. Particular affirmative means some of the most is converted into some, most, few, certain. These are in some category. Okay, some of the domestic animals are ferocious. Now no domestic animals is ferocious. This statement is a universal negative. And now last one, D1 is some domestic animals are non-ferocious. This statement is a पार्टिकुलर नेगेटिव. ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अब हम कॉपी पे मूव ऑन करते हैं, तब इसे आपको समझाते हैं. ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लिया था. अब हम इसे समझते हैं. देखिए हमारी स्टेटमेंट ये सबको पता होगा. ए ई आई ओ, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का रूल. ए ऑल होता है, ई हमारा नो होता है, आई हमारा सम होता है, एंड ओ हमारा सम नॉट होता है. सबको पता है. ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन शो करता है. ये जो मैंने क्रॉस किया दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, मैं सबको बता चुकी हूँ. एक वीडियो में मैंने और कवर करके रखा है. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशंस क्या होता है, कॉन्ट्रेरी क्या होते हैं, सब कॉन्ट्रेरी क्या होते हैं. ठीक, ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है. मैं इसे लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, सी फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी. ओके, और ये ऊपर ये वाला रिलेशन जो आपका है वो कॉन्ट्रेरी का है. ठीक है, ये कॉन्ट्रेरी का है, नीचे वाला रिलेशन कॉन्ट्रेरी का है. ठीक है, दिस रिलेशन शोज सब अल्टर. ये सब अल्टर का रिलेशन होता है. इतना सबको पता है. ठीक है, स्टेटमेंट हमारी थी सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट फेरोशियस. मतलब, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि भाई स्टेटमेंट में ये भी था कि ऑल वाली हमारी यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव होती है, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, और ये यूनिवर्सल नेगेटिव है. एंड दिस वन इज पार्टिकुलर अफर्मेटिव या पार्टिकुलर पॉजिटिव, एंड दिस स्टेटमेंट शोज पार्टिकुलर नेगेटिव. ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा. तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं कि भाई एक रिलेशन होता है कि झूठ जो है ना वो ऊपर को जाता है ना, और जो सच है ना वो नीचे को आता है. ठीक है, इसका मतलब है कि अगर यूनिवर्सल ट्रू होगी
यूनिवर्सल स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रू होगी तो हमारी पर्टिकुलर भी ट्रू होगी, और अगर पर्टिकुलर हमारी फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में था सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट फेरोशियस टेकन टू बी फॉल्स। भाई अगर ये फॉल्स होगी, अभी मैंने बताया अगर ये फॉल्स है तो ऊपर वाली फॉल्स नहीं हो जाएगी, नो वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। उन्होंने ट्रू के बारे में पूछा है तो ये वाली एलिमिनेट हो गई, नो वाली। ठीक, एक रिलेशन हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन पता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर एक ट्रू है, वन इज डिनायल ऑफ द अदर, एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी। तो अगर ये फॉल्स है तो ओ अगर फॉल्स है तो ए ट्रू नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी ए ट्रू। तो ए ट्रू है। ठीक, जब ए ट्रू है तो मैंने अभी बताया कि ट्रुथ डाउनवर्ड जाती है, तो ए ट्रू है तो आई भी ट्रू हो जाएगी। तो ए और आई हमारी ट्रू हो जाएंगी। ओके, ए और आई ट्रू हो जाएंगी और नो और सम नॉट फॉल्स हो जाएंगी। हमसे ट्रू पूछा गया था, ट्रू हमारा आंसर होगा। ए एंड आई इज ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू अवर पेपर। नाउ हम पेपर पे आ गए हैं। तो स्टेटमेंट हमारी ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस ट्रू हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस ये भी ट्रू हो जाएगी, ए एंड बी इज ट्रू एंड सी एंड डी इज फॉल्स। सो ट्रू पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेन डायग्राम मेथड। भाई वेन डायग्राम के बारे में सबको पता है, ठीक है। अब जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। ठीक, इट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट। सही है, एक तरीका होता है जिससे हम आर्गूमेंट की वैलिडिटी को जांचते हैं, नापते हैं कि भाई वो सही है, कितनी हद तक सही है, क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है इट्स रिप्रेजेंट बोथ द प्रेमाइज ऑफ अ सिलोजिज्म इन वन डायग्राम। ये भी सही है कि भाई एक डायग्राम बनाते हैं, उनमें प्रीमाइसेस को दर्शाते हैं हम, देन फाइंड आउट करते हैं। चलो ये भी सही है। नाउ सी क्या बोला, इट्स रिक्वायर्स टू ओवरलैपिंग सर्कल्स फॉर टू प्रेमाइज ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। ये बोल रहा है कि भाई इसमें दो ओवरलैपिंग सर्किल होना ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन या स्टेटमेंट कुछ भी कहे, डजेंट मैटर। ठीक, मतलब दो ओवरलैपिंग सर्किल का होना ज़रूरी है ऐसा तो नहीं है। कोई भी स्टेट मान लो नहीं भी ओवरलैपिंग है, ऐसा भी हो सकता है ना कि ज़रूरी है दो ओवरलैपिंग का है। मान लो ना हो दो ओवरलैपिंग, एक में मैंने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि भाई हमारी न्यू दिल्ली है, देन इंडिया है, फिर हमारी वर्ल्ड है, तो वो ओवरलैपिंग इट मीन्स दो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, या हम रिलेशन ऐसा कुछ बता दें कि डोमेस्टिक हेल्प है, मैंने समझाया था, और हम डोमेस्टिक हेल्प है, फैमिली है, देन फैमिली मेम्बर्स है, अब ओवरलैप ना करें तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नाउ डी क्या बोले, इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट क्लासेस एज वेल एज प्रपोजिशंस। तो ये भी सही है। तो आपने बताना है फॉल्स क्या है। फॉल्स सी स्टेटमेंट है, सी वाली बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू प्रेमाइसेस ए एंड बी, फोर कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। भाई फोर कंक्लूजन्स दिए हैं, इनकी वैलिडिटी को जांचना है, प्रेमाइज और कंक्लूजन दिए हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर। हाँ, अब इसके कंक्लूजन्स हैं, आपको देखो ये इसके आपको दो मेथड्स आपको पता होंगे, एक वेन डायग्राम, एक 150 रूल। 150 रूल यहाँ पे करना आई थिंक बेनिफिशियल नहीं होगा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट। 150 हम तब लगाते हैं जैसे ऑल डांसर्स आर फिजिकली फिट, 100 डिनोट कर दिया, सम वाले को 50, नो वाले को 100 है ना, सम नॉट को 150 मतलब 50 ऐसे करके हम डिनोट कर देते हैं। देन इनकम एक्सपेंडिचर, अब इसमें आप कैसे डिनोट करोगे, मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, इसमें डिनोट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, हालांकि आप सम की तरह ट्रीट कर सकते हो बट प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आई सजेस्ट कि आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू करो, इजीली निकल आएगा। अब हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू अपनी कॉपी में करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर, ये चार स्टेटमेंट है। ठीक है, ना क्वेश्चन था हमारा कि अब हम वेन डायग्राम अपना बनाते हैं कि मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, ये डांसर्स बना दिए। अब मोस्ट ऑफ द मतलब ये फिजिकली फिट है ना, FF लिख देती हूँ मैंने, ये फिजिकली फिट है।
अब बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर, जितने भी मोस्ट मतलब अधिकतर सिंगर्स डांसर हैं। चलो ये मैंने बना दिया, ठीक, ये हमारी सिंगर्स हो गई, ठीक, ये हमारी बेसिकली प्रमाइस हो गई। अब कंक्लूजन पे मूव ऑन करते हैं। पहला हमारा कंक्लूजन बोलता है मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, मतलब सिंगर्स फिजिकली फिट है, तो सिंगर्स और फिजिकली फिट में कोई रिलेशन हमें यहाँ शो नहीं कर रहा है, क्वेश्चन साफ साफ बोल नहीं रहा है इसको, इसलिए इसको हम साइड कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। अब इस पे मूव ऑन नहीं करेंगे, मतलब ये वैसे भी नहीं शो कर रहा है, कहाँ शो कर रहा है, सिंगर्स और डांसर में सिंगर और फिजिकली फिट का तो क्वेश्चन में बात ही नहीं की गई है। नाउ दूसरा कंक्लूजन बोलता है मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर, भाई मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर, हाँ दूसरा स्टेटमेंट सही बोलता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब दूसरा कंक्लूजन सही है, दूसरा हमने यहाँ लिख लिया, और ए वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला सही है, ठीक। नाउ थर्ड बोलता है मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर, मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर, भाई तीसरा भी सही बोला, ये फिजिकली फिट पर्सन्स हैं, ये डांसर्स हैं, ये देखिए ओवरलैप कर रहे हैं। देन हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी सही बोल रही है। अब फोर्थ कंक्लूजन बोल रहा है मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर, फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर्स, जस्ट अ मिनट, मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर सिंगर, तो भाई फिर वो वही घुमा फिरा के बात कह देना, कान इधर से पकड़े या इधर से, मतलब मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर सिंगर बोल दूं या मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, तो दोनों ही चीज़ें रॉन्ग हो जाएंगी। तो फोर्थ फिर से अगेन वाइस वर्सा हो गया फर्स्ट का, तो सेकेंड और थ्री ऑप्शन आपका बना। नाउ वी मूव ऑन टू अवर कॉपी क्वेश्चन पेपर। अपने क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं, तो मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट हमारा रॉन्ग हो गया था वन, दूसरा वाला ऑप्शन सही था मोस्ट ऑफ द डांसर आर सिंगर, तीसरा वाला भी सही था मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर, बी और सी हमारे सही थे, 1 और 4 फॉल्स थे, तो बी और सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ऑप्शन number B is correct for this particular question. Now we move on to our last question for no, this one is not last, this one is second last of today's series. Okay, अब इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ पढ़नी है, देन आपको बताना है मैथमेटिकल क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, एनालॉजिकल क्या होता है। देखो मैं पहले बता देती हूँ एनालॉजिकल क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में, सिमली या मेटाफर, कभी सिमली यूज़ होती है कभी मेटाफर यूज़ होता है। सिमली इट मीन्स हर हर्ट इज़ लाइक गोल्ड, लाइक मतलब कंपैरिजन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक एज सो, ठीक है। और मैंने बोला हर हर्ट इज गोल्ड, देन इट इज मेटाफर, कंपैरिजन हो रहे हैं, भाई गोल्ड की तरह, गोल्ड तो नहीं है ना उसके दिल, तो ये एनालॉजिकल हुआ। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक अगर हमने कुछ किया है, दैट इज मैथमेटिकल मतलब मैथ्स के कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। डिडक्टिव, भाई डिडक्टिव भी सबको पता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मैं सबको समझा चुकी हूँ कि प्रीमाइज ट्रू होगी, कंक्लूजन भी ट्रू होगा। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं कि लार्ज टू स्मॉल जाते हैं, सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, ठीक। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सुपीरियोरिटी ऑफ इंटेलेक्ट depends upon its power of concentration on one theme in the same way as the concave mirror collects all the rays that strike upon its into one point। भाई जैसे कि कॉन्केव मिरर में सारी उसकी रेज एक पॉइंट पे स्ट्राइक करती हैं, एक पॉइंट पे जाके कलेक्ट हो जाती हैं, तो वैसा कौन सा मेथड होता है। अब आप खुद सोचिए कौन सी रीजनिंग होगी। डिडक्टिव नहीं है, मैथमेटिकल की बात नहीं की है, साइकोलॉजिकल की बात नहीं की है। एनालॉजिकल में ऐसा होता है कि भाई क्या होता है, सारी रेज एक पॉइंट पे कलेक्ट होके जाती है, मतलब एक स्पेशलिटी को दर्शाती हैं, है ना, कि मतलब कंपैरिजन हो रहा है ना, या फिर सारी एक जगह स्ट्राइक, एक जगह फोकस किया जा रहा है। हर हर्ट इज़ गोल्ड, हर हर्ट इज़ लाइक गोल्ड, मतलब एक पॉइंट पे एक चीज़ को लेकर के कंपेयर किया एक पॉइंट पे, है ना, तो वो हमारी बेसिकली हो जाएगी एनालॉजिकल, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसमें डिस्कशन की कोई नीड थी नहीं, इसलिए मैंने की नहीं। वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है, बस समझाना रहता है, बस अपनी बात कहना ही रहती है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्री सपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग। मतलब प्री सपोजिशन मतलब पूर्व अनुमानित, या फिर बोल सकते हैं ऑपरेशन ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स विल मिरर द पास्ट।
ओके मतलब जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं ना वो एक तरह से आईना होते हैं पास्ट के, है ना, पास्ट के फ्यूचर आईना होते हैं, ठीक। अब इंडक्टिव रीजनिंग मैं बता चुकी हूँ, स्टिल मैं फिर से बताना चाहूँगी कि भाई थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देती हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग सबको पता है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्पेसिफिक केस, कंक्लूजन इज अ मोर जनरल देन the information the premise provided. It is reached by generalization of the premise information. If the premise are true, then the conclusion is probably true. Okay, used often in everyday life. Okay, evidence is used instead of proved fact, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब एविडेंस हम यूज़ करते हैं, ना कि तथ्यों को यूज़ करते हैं कि भाई तथ्य हम नहीं लगा रहे, एविडेंस को यूज़ किया जाता है। प्रूव्ड फैक्ट को मतलब जो प्रूव हो चुकी चीज़ें, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूव्ड है, वो नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ पूर्व अनुमानित है कि ये डिस्कवर्ड हुआ था, ऐसी हाइपोथेसिस है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि कौन सा प्रीसपोजिशन होता है, इंडक्टिव रीजनिंग है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, एकता का नियम होता है, अनचेंजेबिलिटी होती है, हार्मनी होती है या यूनिफॉर्मिटी होती है। भाई इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब एक रूपता होती है, एक नेचर फॉलो होता है, दैट इज यूनिफॉर्मिटी। तो डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आज के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो, समझाने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। ओके, आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है। एंड इफ़ एनी वन ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टेट, सी टेट, KVS, DSSB एंड सुपर टेट, सो प्लीज़ विजिट माई न्यू चैनल ऑल्सो, दैट इज़ नेम्ड एट सुपर टेट एंड KVS प्रिपरेशन। आपको लिंक मिल जाएगा इस चैनल में। ओके, और इस चैनल को सपोर्ट करिए, ये तो आपके लिए ही है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।